जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है जी। तो लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने सेट्स को स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि रियल एनालिसिस से पहले थोड़ा सा हम 2-3 लेक्चर जो है वो एक बैकग्राउंड बनाएंगे और सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और चंद एक और बातें। तो हम कहाँ पे पहुँचे थे जी लास्ट टाइम? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम यहाँ पे आ गए थे जी। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने सेट्स क्या हैं, सबसेट्स क्या हैं, उसके अलावा हमने पढ़ा था जी ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, ये पढ़ा था हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स। इसके अलावा फिर हमने ये जो ऑपरेशन थे वो 4 थे: यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंटेशन एंड द फोर्थ वन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट और ये भी हमने डिस्कस कर लिया था क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही एक ख़ास किस्म का जो हमारा कॉन्सेप्ट निकलता है जिसके ऊपर बहुत सी बातें जो हैं वो हम सेट्स थ्योरी में, ग्राफ थ्योरी में, मैट्रिसेस में बहुत सी बातें करते हैं। तो वो क्या है जी? कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो ख़ास बात निकलती है वो थी रिलेशन। क्या है जी? रिलेशन। रिलेशन क्या है? रिलेशन बेसिकली ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। रिलेशन any subset of A cross B is a relation from A to B। ये है जी। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन फ्रॉम A to B जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था कि जी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी। याद है ए क्रॉस बी क्या था? ए क्रॉस बी था इस किस्म के ऑर्डर्ड पेयर, ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। इस किस्म के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स थे, ए का एलिमेंट है और बी का एलिमेंट है और इस किस्म के पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स। और हमने आपको ये भी बताया था कि अगर ए के अंदर जो है वो ए के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये जो सेट है इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 6 एलिमेंट्स होंगे, राइट। अच्छा, अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर हमने एक नया कॉन्सेप्ट डिफाइन किया है कि रिलेशन क्या है जी? रिलेशन जो है एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट जो है वो क्या कहलाता है? वो एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। और इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा मैं आप इसको आगे लेके चलता हूँ। अगर आप ए की सेट ए ले लेते हैं, ए लेट्स से 1 2 3 और ए क्रॉस ए बना लेते हैं। ए क्रॉस ए क्या है जी? 1 1 1 2 1 3, फिर क्या होगा? फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 3 1 3 2 एंड 3 3। ये अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेट के कितने सबसेट्स होते हैं, ठीक है। अगर किसी सेट कोई अगर ऑर्डर ऑफ ए जो है वो n है तो उसके ऊपर 2 पावर n, ये आपको पता है, 2 पावर n उसके पॉसिबल सबसेट्स होते हैं।
तो यहाँ देखिए ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स। तो ये ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे? सबसेट्स कितने होंगे? यहाँ 2 पावर 9 सबसेट्स होंगे। कितने होंगे जी? 2 पावर 9 सबसेट्स। रिमेंबर, इसका मतलब ए क्रॉस ए का रिलेशन जो है, डेफिनेशन से क्या कहेंगे? रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो ए टू ए कहने की बजाय हम क्या देते हैं? रिलेशन ऑन ए। ठीक है, तो इसका जो भी सबसेट होगा, राइट, इसका मतलब एनी सबसेट आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज अ रिलेशन ऑन ए। ये याद रखिए, जो ए क्रॉस ए का जो सबसेट होगा वो ए के ऊपर रिलेशन होगा। रिलेशन उसी अंदाज से फ्रॉम ए टू ए कहने के बजाय हम कहते हैं रिलेशन ऑन ए, राइट। ओके, तो अब क्लियर हो गया कि रिलेशन क्या है। देखिए, ये भी हमने सेट्स के अंदर से एक डेफिनेशन निकाली है, बारो की है यहाँ से, कि आप क्या करें जी, जो फोर्थ उसका ऑपरेशन था कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका कोई भी सबसेट लेंगे वो उसके ऊपर एक रिलेशन होगा। अब इसकी टाइप्स की बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल मुझे याद आ गया। लास्ट लेक्चर में हमने सबसेट की बात की थी, तो मुझे एक बच्चे ने पूछा, उसका मुझे व्हाट्सअप आया कि सर कोई जो सबसेट है वो तो आपने डिफ़ाइन कर दिया, सेट भी डिफ़ाइन कर दिया, तो ये एम्प्टी सेट क्या है? एम्प्टी सेट कौन सी कलेक्शन है? तो ये बड़ा सिंपल है। देखिए, एक तो बड़ा आसान है। अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ, राइट, तो मैं यूँ लिखता हूँ, एक सेट लिखता हूँ, लेट से एक सेट लेता हूँ x सच दैट x इज इक्वल टू -1 पावर सॉरी x स्क्वायर इज इक्वल टू -5 कर देता हूँ, और x बिलोंग टू n कर देता हूँ जी। अब ये बताइए इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? दोज नेचुरल नंबर whose square is -1। क्या कोई आपके पास कोई नेचुरल नंबर है? इज देयर एनी नेचुरल नंबर whose square is -1? द आंसर इज नो। लेकिन ऐसा नंबर ज़रूर होगा, जैसे अगर -5 स्क्वायर रूट है, अगर इसको मैं x लेता तो दिस इम्प्लाई x स्क्वायर इज इक्वल टू -5, राइट। इसका मतलब ऐसी कलेक्शन है, कम से कम एक नंबर तो है ऐसा जिसका स्क्वायर ले -5, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। पता है आपको वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन इसको देखें तो ये 5 स्क्वायर रूट 5 होता। तो यहाँ x में बिलोंग टू C कर देता सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो फिर ठीक था। लेकिन नेचुरल नंबर के लिए ये क्या होगा? ये जनाब आपका 5 सेट होगा। तो हमारे पास कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -5 है, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। एक तो ये है। दूसरा, मैं अगर डिस्क्रिप्टिव के लिहाज से मैं कहना चाहूँ तो मैं कहूँ जी कि नेम ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास हैविंग हाइट मोर देन 7 फीट। तो आप बताइए कितने लोग हैं यहाँ पे जिनकी हाइट जो है वो 7 फीट से ज़्यादा है? सर्टनली ऐसे लोग मौजूद हैं दुनिया में, कलेक्शन है, लेकिन हमारी क्लास में इस वक्त जो है 7 फीट से ज़्यादा का बंदा कोई नहीं है, कोई नेम नहीं है। तो नेम्स का मैंने सेट बनाया था, नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स whose height is more than 7 feet. So this is an empty set with respect to this class. However, there is a collection. कम से कम वो बास्केटबॉल वाले प्लेयर तो आपको पता है कि उनकी कितनी हाइट है, तो हम तो उनके साथ खेल नहीं सकते, तो उनकी हाइट तो 7 फीट ने उससे ज़्यादा की है। ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, राइट। ओके, ये हो गया जी। ये जो आपने व्हाट्सएप किया था आपका जवाब मिल गया कि जी कलेक्शन है, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उस कलेक्शन का हमारे पास कोई जो है वो एलिमेंट नहीं है, और जो आपका
सेट अंडर कंसिडरेशन है, तो इसलिए वो एम्प्टी कलेक्शन हो जाएगी, एम्प्टी सेट हो जाएगा। सॉरी। ओके, कम टू नेक्स्ट। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर ली, चलो मैं इसको शार्ट पे लिख लूँगा। तो आज जो हमारा आर्टिकल है वो रिलेशन है, और रिलेशन की टाइप्स की बात करेंगे। अब आइए टाइप्स रिलेशन की टाइप्स क्या हैं। इसकी वैसे तो रिलेशन की कई टाइप्स हैं, लेकिन चंद एक जो है जो कि हमें फ्रीक्वेंटली यूज़ करनी है नेक्स्ट लेक्चर्स में। मैंने आपको बताया कि हमारा जो एजेंडा है वो रियल एनालिसिस है, तो हम 2 या 3 लेक्चर के बाद फॉर्मली हम रियल नंबर सिस्टम जो है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए थोड़ी सी जो एक तरतीब से हमारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, और हमारे पास जो स्कैटर्ड नॉलेज है उसको हम रिवाइज करना चाहते हैं, उसको गैदर करना चाहते हैं। राइट। इसमें जनाब पहले सबसे पहले तो आता है जी नली और नल भी कहते हैं, और एम्प्टी भी कहते हैं। एम्प्टी रिलेशन। अच्छा, ये सब के साथ रिलेशन तो लगेगा, अब मैं सिर्फ वैसे लिख देता हूँ, रिलेशन सब के साथ है। दूसरा है जी आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी। तीसरा है रिफ्लेक्सिव। द फोर्थ इज irreflexive। अच्छा, फिफ्थ symmetric, sixth is asymmetric, 7 is antisymmetric, एट्थ इज क्या होता है वो, ट्रांजिटिव है जी, ट्रांजिटिव। नाइन्थ जो है वो जो हम करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस। और 10th जो है वो इक्विवेलेंस के बाद आ जाता है जी पार्शियल आर्टिकल, 11th भी एक लिख लेते हैं फॉर्मुलेशन। राइट। इनको मैं अब बारी बारी स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जल्दी से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इनमें से बहुत सी बातें हमें आती हैं, ताकि ज़रा रिवाइज कर लें और थोड़ा सा रिलेशंस के बारे में भी हमारा थोड़ा आइडिया याद रहे कि रिलेशन क्या है। वो सबसेट है A क्रॉस B का, और यहाँ पे हमने अपना थोड़ा एम्फसाइज कर दिया, A क्रॉस A बना लिया। तो A के ऊपर, किसी सेट के ऊपर, किसी एक सेट के ऊपर हम रिलेशन डिफाइन करना चाह रहे हैं। A से B भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी हम जो फोकस कर रहे हैं रिलेशन ऑन A। अब आइए जी, नली, नाम से क्लियर है, नली और नल और एम्प्टी रिलेशन। क्योंकि देखिए जी, एम्प्टी सबसेट जो है वो हर सेट का सबसेट है, हर सेट का सबसेट है। तो ये जो A क्रॉस A है, यहाँ मैंने ग्राउंड सेट A 1 2 3 ले लिया, ज़्यादा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन चूँकि साथ साथ हम इसकी कम से कम एक एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, तो इस वजह से मैंने ये लिख लिया है, आपको समझ आए जी। नल और नली और एम्प्टी रिलेशन जो है वो फाई है। फाई जो है, अगर आर जो है, आर को मैं फाई ले लूँ, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जी नल रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है, पहला हो गया जी, इसको मैं साथ साथ आप करता देता हूँ ताकि हमारी स्पेस जो है वो बनती रहे साथ साथ। ये हो गया, राइट। अच्छा, इसको भी मैं अगर इफ़ यू अलाउ मी तो मैं इसको ज़रा शार्टली लिख लूँ, यहाँ से A क्रॉस A को यूँ लिख लेता हूँ 1 1 1 2 और
लास्ट क्या होगा 3 1 3 2 3 3, ये 9 एलिमेंट्स हैं, ये पता ही है सबको, 1 1 1 2 चल रहा है 9 एलिमेंट्स। तो आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी जो है ये वाला है, इसको आई से लेबलाइज करते हैं तो इसमें ये आ जाएंगे सारे एलिमेंट्स 1 1 2 2 3 3, ये आ जाएगा इस सेट के लिहाज से, क्योंकि हमने ये जो है 1 2 3 लिया हुआ है। तो इस सेट के लिहाज से आइडेंटिटी जो है 1 1 2 2 3 3। अच्छा, रिलेशंस को हम ग्राफ थ्योरी में भी यूज़ करते हैं और उस ग्राफ से आप मैट्रिसेस भी बना लेते हैं ग्राफ को डिस्कस करने के लिए। तो अगर मैं ग्राफ में देखूं तो 1 1 क्या होता है? अगर ये 3 वर्टिसेस हैं, एक 1 है और एक 2 है और एक 3 है, तो इसका मतलब 1 से 1 तक यूं एज है, यानी कि वर्टेक्स 1 के ऊपर लूप है, इसको 1 1 को हम लूप कहते हैं। लेट से हमें नहीं पता रिलेशन जो है वो क्या है, लेकिन वो उस रिलेशन के तहत 1 इज़ मैप डाउन टू 1 1 के ऊपर आ जाता है, तो इसको लूप कहते हैं ग्राफ थ्योरी में। इसका मतलब ये भी लूप है, ये भी लूप है, राइट। ये जी ये है आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब ग्राफ थ्योरी की सेंस से अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जनाब हर वर्टेक्स के ऊपर लूप मौजूद है, और इसी का लोग जो है वो मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं कि 1 1 1 से 1 के दरमियान एज है, ठीक है, 1 से 2 में नहीं एज, 1 से 3 में भी कोई एज नहीं है, ये देखिए, और 2 से 1 में कोई एज नहीं है, राइट, 2 से 2 में एज है, 2 से 3 में कोई एज नहीं है, और 2 से 3 से ये कोई एज नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, ठीक है, इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, जस्ट आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है इसको इस तरह से ग्राफ में भी लिख देते हैं, और इस ग्राफ का मैट्रिक्स अगर आप मैं इसको लेबल करूँ ना कि 1 2 3 है और इधर भी 1 2 3 है, तो ये कहता है 1 से 1 में एज मौजूद है, जहाँ पे एज मौजूद है वहाँ पे आप 1 लेबल कर दीजिए, और 1 से 2 में एज नहीं है इसलिए वहाँ 0 लगा दिया, 1 से 3 में एज नहीं है 0 लगा दिया, 2 से 1 में नहीं है 0, 2 से 2 में 1, 2 से 3 में 0, 3 से 1 में देखिए कोई एज नहीं है। मैं थोड़ा सा आगे जाकर इसको फर्दर एलैबोरेट करता हूँ। नाउ इज दैट क्लियर? आइडेंटिटी रिलेशन कि अगर आपका ग्राउंड सेट जो है 1 2 3 4 है, तो फिर आइडेंटिटी रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सारे आ जाएंगे, राइट। ओके, तो ये आइडेंटिटी को आई से लेबल करते हैं। मैं अब थोड़ा आगे चलता हूँ। आइडेंटिटी के बाद आगे जी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या है? रिफ्लेक्सिव हम किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहते हैं अगर वो आइडेंटिटी को कंटेन करे, यानी कि अगर आई जो है वो सबसेट ऑफ आर है, तो फिर ये जो आर है इसको आप कहेंगे रिफ्लेक्सिव है, यानी कि आइडेंटिटी तो आएगा ही इसमें, राइट। यानी कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें हर वर्टेक्स पे लूप है और उसके अलावा अगर और भी एजेस आ जाते हैं नो प्रॉब्लम, वेल एंड गुड, आ जाए तो उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। लेकिन अगर आइडेंटिटी का एक भी एलिमेंट मिसिंग है, 1 1 मिसिंग है, 2 2 और 3 3 आ जाता है, तो आप उसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे, क्योंकि कंप्लीट आइडेंटिटी जो है उसके अंदर आनी चाहिए। आप यूँ भी कह सकते हैं कि इसको ये कह सकते हैं कि ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, यानी कि यूँ भी आप ए रिलेटेड टू ए जो कि आर्बिट्रेरी वर्टेक्स है, इस वजह से हर वर्टेक्स ए के लिहाज से ए को ए से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल देखिए 1 1, एक मैं रिलेशन R1 लेता हूँ, 1 1 1 2 1 3, ठीक है, 2 2। अब आप ये बताइए ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है? देखिए 1 1 इसमें है, 2 2 है,
लेकिन 3 3 नहीं है, इसलिए आई इसका ये रिफ्लेक्सिव नहीं। राइट, एक और आप रिलेशन लिखिए, रिफ्लेक्सिव जो है इसको मैं रब कर रहा हूँ। ओके, एक R2 में रिलेशन लिखता हूँ, वो ये है 1 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 3 3 है। राइट, लुक एट दिस, 1 1 भी आ गया, 2 2 भी आ गया, 3 3 भी आ गया। आइडेंटिटी जो है इसका सबसेट है, लिहाजा ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। ओके, सो द आइडिया इज रिफ्लेक्सिव वो रिलेशन है जो आइडेंटिटी को कंटेन करता है। आइडेंटिटी के अलावा भी कुछ आ सकता है, लेकिन आइडेंटिटी में 1 1 2 2 3 3 के अलावा कुछ और नहीं आ रहा। हाउएवर आइडेंटिटी जो है चूँकि आई को कंटेन करता है इसलिए रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव है। और ये रिलेशन जो है वो 1 1 2 2 को ले रहा है, लेकिन कंप्लीट आइडेंटिटी नहीं आ रही, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि जो ग्राफ में हमने कहा है कि 1 1 2 2 3 3 ये बन गया, 1 2 3 के ऊपर लूप है, इसके अलावा कोई और एज भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टेक्स के ऊपर अगर लूप है तो वो रिफ्लेक्सिव ग्राफ है। राइट, देखिए आप इसको आप देखें, ये 1 2 3, 1 के ऊपर लूप है, 2 के ऊपर लूप है, 3 के ऊपर लूप है, और 1 से 2 में भी एज है। अब बताइए, ये 1 है, और 2 से 3 की तरफ भी हमारे पास मौजूद है। तो आपने ये देखना है कि 1 1 के ऊपर लूप भी है, 2 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी लूप, बाकी बेशक एजेस आते हैं जैसे जिस तरह से भी आ रहे हैं, वी आर नॉट कंसर्न। राइट, लिहाजा ये जो ग्राफ है ये रिफ्लेक्सिव है। इस तरह से आप देखें, अगर 1 1 0 0 1 1 0 0 1, तो क्या ये जो मैट्रिक्स है किसी रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ग्राफ है? यस, यू जस्ट चेक, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, इसका मतलब जो डायगोनल के अंदर तीनों में 1 1 है, तो इसका मतलब ये तीनों वर्टिसेस के ऊपर जो है वो लूप है। तो लिहाजा ये जो मैट्रिक्स है, बाकी से वी आर नॉट कंसर्न कि यहाँ ये कहता है कि 1 2 के दरमियान भी एच है, ये कहता है 2 3 के दरमियान भी एच है। ओके, चलिए, तो एक बड़ा पॉपुलर हमने ले लिया, इसको भी ख़त्म कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, नेक्स्ट इज इररिफ्लेक्सिव। हाथ के ऊपर लेके आए, इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव क्या है? इररिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये है कि ए इज नॉट रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग, यानी कि किसी भी वर्टेक्स के ऊपर लूप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ नोट कीजिए कि रिफ्लेक्सिव नेवर मीन्स दैट इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हमने ऐसी डेफिनेशन नहीं दी, हमने इसकी अलग से डेफिनेशन दी है। फॉर एग्जांपल 1 1 1 2 1 3, लुक एट दिस। अब ये रिलेशन क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है? नो, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 1 है, 2 2 और 3 3 नहीं है। आइडेंटिटी इसका जो है वो सबसेट नहीं है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरी बात, क्या ये रिलेशन जो है वो इररिफ्लेक्सिव है? नो, दिस इज नॉट इररिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 1 आ गया। हमने कहा जी ए डज नॉट रिलेटेड टू ए, यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, किसी भी वर्टेक्स के ऊपर लूप नहीं होनी चाहिए। अगर किसी एक वर्टेक्स के ऊपर भी लूप है, यानी कि डायगोनल के अंदर 0 0 ही आना चाहिए। 1 1 और 2 2 और 3 3 जो है, इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो लिहाजा ये देखिए 0 1 1 0 0 1 1 1 1। अब बताइए, क्या ये रिलेशन जो है ये जो जिस भी रिलेशन का ग्राफ है, क्या ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है? नो, दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिव, क्योंकि 1 1 के ऊपर लूप आ गई। सॉरी,
ये 1 1 नहीं है, इसमें 2 2 नहीं है, 3 3 है। तो क्या ये इररिफ्लेक्सिव है? नहीं, 3 3 इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो फिर इररिफ्लेक्सिव कौन सा होगा? ये देखिए, इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा रिलेशन मौजूद है जो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। However, ये जो ग्राफ है, आप सुनिए, 1 2 3, चले ऐसे 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 कर लेते हैं। अब बताइए, किसी भी वर्टेक्स के ऊपर लूप नहीं है, तो ये ग्राफ जो है वो इररिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, इररिफ्लेक्सिव है। ओके, तो इसका मतलब है कि हमारा कौन सा होगा? यहाँ से देखिए 1 2 1 2 है, और यहाँ से 1 3 है, इसमें 1 3 है, और इसमें 2 2 3 to 2 है, 3 to 2 है। ये है, ये देखिए, ये वाला, ये वाला। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये क्या है? ये इररिफ्लेक्सिव है। ये क्या है? इररिफ्लेक्सिव है। ओके, अब आपको क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्सिव ऐसा ग्राफ हो सकता है, ऐसा रिलेशन हो सकता है जो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो रिफ्लेक्सिव भी हो और इररिफ्लेक्सिव भी हो, क्योंकि हमने डेफिनेशन दी है, अगर रिफ्लेक्सिव हो गया तो वो इररिफ्लेक्सिव नहीं है, और जाहिर सी बात है अगर इररिफ्लेक्सिव है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। However, ऐसा हो सकता है कि जो दोनों ना हो, जैसे हमने एग्जांपल्स दी। अब आइए जी, नेक्स्ट आइडिया इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है? नेक्स्ट इज सिमेट्रिक, पांचवा। सिमेट्रिक जो है, if A related to B, then B related for all A B belong to A। A की कोई भी दो एलिमेंट्स अगर ए बी वाला पेयर उसके अंदर मौजूद है तो फिर बी ए भी होना चाहिए, राइट। अगर ए बी ही नहीं है तो फिर बी ए को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है, ए टू बी अगर एच है तो फिर बी टू ए भी एक एच होना चाहिए। यही सिमेट्री हमें कहती है। ओके, याद रखिए ये वो वाली सिमेट्री नहीं है जो हम ग्रुप 3 में यूज़ करते हैं, वो जो है वो मिरर इमेज है। ठीक है, ये हमने सिमेट्रिक एक कॉन्सेप्ट डिफाइन किया है, उससे हम फर्दर जो है आगे जाके इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे, पार्टीशन की बात करेंगे, तो ये उसके लिए दिस इज़ अ लिटिल डिफरेंट देन दैट सिमेट्री। ओके, किसी ख़ास सेंस में जाके मिलाया भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे हम सिमेट्री को थोड़ा सा और अंदाज से डिस्कस करते हैं। ओके, अब देखिए एक रिलेशन बना लेते हैं, 1 2 और 2 2। ठीक है, आप बताइए क्या ये सिमेट्रिक है? 1 2 है तो इसका 2 1 भी होना चाहिए था, एज ये सिमेट्रिक नहीं। फिर और आप देखिए ये R1 है, R2 रिलेशन ले लें, और 2 3 3 2, राइट, एंड 2 2। व्हाट अबाउट दिस 2 3? इसका जो दूसरा रिवर्स इमेज कह लें या इनवर्स इमेज, वो 3 2 है, सॉरी एज, नॉट इनवर्स, एज। ठीक है, 2 3 का 3 2 है, और 2 2 तो वैसे ही आइडेंटिटी है, 2 2 जो है वो 2 2 दूसरा उसका 2 2 देगा, इसलिए ये क्या है? ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब है जो आइडेंटिटी है वो हमेशा सिमेट्रिक होता है। आइडेंटिटी क्या है? हमेशा सिमेट्रिक होता है। रिफ्लेक्सिव का सिमेट्रिक होना ज़रूरी है, हो सकता है उसमें आइडेंटिटी के अलावा 1 2 है लेकिन 2 1 ना हो, राइट। इस तरह से इररिफ्लेक्सिव जो है उसका सिमेट्रिक होना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और यहाँ पे अब क्लियर हो गया। तो सिमेट्रिक जो है, अगर ए बी वाला एज उसके अंदर मौजूद है तो बी ए भी होना चाहिए। ये मैट्रिसेस में यू सी, मैट्रिसेस में आप यही आइडिया जो है लेके वो सिमेट्री की बात करते हैं। अगर आप देखें 1 लेट्स से 1 1 0, तो फिर इधर भी 1
ज़ीरो, क्योंकि अगर 1 से 2 में एज है, राइट, ये क्या है, ये आपका यहाँ पे क्या है 1 2, तो ये 2 1 है। अगर 1 से 2 रिलेटेड है तो 2 से 1 भी रिलेटेड है, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट का। और इस तरह से ये नहीं है अगर रिलेटेड तो ये भी रिलेटेड नहीं है, यानी कि 1 3 जो है उसमें एज नहीं है, ठीक है। 1 3 नहीं है तो फिर 3 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 1 आ जाता तो 1 3 होना चाहिए था, राइट। इस तरह से अगर ये यहाँ तो बेशक आप 0 लगा दें, भाई नहीं है, नहीं है, कोई उससे बस नहीं। अगर यहाँ पे मैं 1 लगाता हूँ तो फिर मुझे फिर यहाँ 1 लगाना पड़ेगा, और बेशक यहाँ आप 0 लगा लें, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। देखिए ये सिमेट्रिक है, 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1, फिर क्या होता है 0 1 0 0 1 0। तो यहीं से ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपने निकालना है, राइट। अगर आप इसको देखें तो ये आपका क्या बना, 1 2 3, राइट। अब 1 के ऊपर लूप है, 1 के ऊपर लूप है, फिर 2 3 पे लूप नहीं है, और 1 और 2 में एज है, ठीक है, 1 3 में नहीं है। इस तरह 2 1 में भी है, ठीक है जी। फिर 2 2 के ऊपर एज नहीं है, 2 3 में एज है, 2 3 में एज है, फिर 3 1 में नहीं है, फिर 3 2 में एज होगा, यस 3 3। लुक एट दिस सिमेट्री, ओके। अब आपको क्लियर हो गया सिमेट्री क्या है, राइट। नेक्स्ट चलिए जी, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ओके। ये हो गया, 5वां हो गया, छठा आता तो छठा, उसके बाद एंटीसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक ये है कि इफ ए रिलेटेड टू बी हो, देन बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए। अगर ए बी से रिलेटेड है तो फिर बी ए नहीं होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी, यानी कि अगर कोई भी एच ए बी मौजूद है तो फिर बी ए नहीं होना चाहिए। ये एसिमेट्रिक है, बिल्कुल सिमेट्रिक हो जाता है। और ऐसा हो सकता है जी कि जो सिमेट्रिक भी नहीं है और एसिमेट्रिक भी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, एक रिलेशन मैं बनाता हूँ 1 2 and 2 2, बिल्कुल छोटा सा और 1। अब मुझे बताइए क्या ये सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 है तो 2 1 नहीं है, इट्स नॉट सिमेट्रिक। क्या ये एसिमेट्रिक है? एसिमेट्रिक नहीं है, 2 2 है। हमने कहा था अगर ए बी है तो बी, इसका मतलब एसिमेट्रिक के अंदर किसी भी वर्टेक्स पे लूप नहीं आ सकती, राइट। आप देखिए ना 2 2 आ गया तो इसका उलट 2 2 ए बी बी ए आ गया, तो हमने कहा था ये नहीं होना चाहिए। और सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि 1 2 का 2 1 नहीं है, एसिमेट्रिक नहीं है, तो ये एसिमेट्रिक नहीं, दोनों नहीं है। और दूसरा बनाइए R2, लेट से 1 2 और 1 3। लुक एट दिस, ये क्या है? ये एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक नहीं है लेकिन एसिमेट्रिक है, ओके। तो इसका मतलब एक तो बात क्लियर होगी कि एसिमेट्रिक जो है उसमें किसी भी वर्टेक्स के ऊपर लूप नहीं होगी, एक बात। और दूसरी, किसी भी एज का दूसरा रिवर्स एज नहीं होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये ठीक है तीसरा वर्टेक्स हमें यूँ बना देते हैं, हम बताइए क्या ये ऐसे कोई मैं वर्टिसेस के नाम ना दूँ तो क्या ये सिमेट्रिक एसिमेट्रिक है? नो, दिस इज नॉट एस। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ से यहाँ वापस नहीं आ रहे, तो ये दोनों इसमें नहीं है। तो इसका अंदर जब एसिमेट्रिक बनाना होगा तो वो ऐसे होगा, ठीक है। 1 2 3, 1 से 2 में है, 2 से 3 में है, लेट से 3 से 1 में है, तो ये क्या है? ये एसिमेट्रिक है। ना तो कोई लूप है, ना किसी वर्टेक्स पे लूप है, और ना ही कोई
दूसरा रिवर्स एज जो है वो उसके अंदर मौजूद है। ओके, एंटीसिमेट्रिक, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आप देखें कि हमने ऐसी डेफिनेशन नहीं दे रहे, ये तीनों डेफिनेशन डिफरेंट हैं। बाज़ का एक डेफिनेशन ऐसी होती है जैसे वेक्टर स्पेस में आप कहते हैं कि वेक्टर्स जो हैं आप लीनियर डिपेंडेंस डिफाइन करते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स जो हैं वो ख़ास बात है कि जनाब ये बड़ी ख़ास बात है कि कोफिशिएंट तो कुछ नॉन ज़ीरो थे लेकिन कॉम्बिनेशन फिर भी ज़ीरो आ गया। इट्स इम्पॉर्टेंट। ये कोई बात नहीं है कि ज़ीरो कोफिशिएंट सारे ज़ीरो ज़ीरो ले लिए और लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो आ जाए। ये तो आम सी बात है, ये तो आम सी बात है कि जब आप सारे कोफिशिएंट ही ज़ीरो ले रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने से वेक्टर से भाई आंसर ज़ीरो आ जाता है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये बड़ी बात है कि कम से कम एक भी आपके पास नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट है तो कॉम्बिनेशन जो है फिर भी ज़ीरो आ रहा है। लिहाजा हम लीनियर डिपेंडेंस को डिफ़ाइन करते हैं और अक्सर आप बुक्स में देखेंगे आप लीनियर डिपेंडेंस, और फिर हम इंडिपेंडेंट की ये डेफिनेशन दे देते हैं, द वेक्टर्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ़ दे आर नॉट डिपेंडेंट। कुछ लोग मुस्कुराते हैं, लो जी ये क्या डेफिनेशन लिखवा दी सर ने भाई। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन बिकॉज ही वांट्स टू एम्फेसाइज, ठीक है, वी वांट टू एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट दैट देयर इज नो थर्ड वे। जो वेक्टर्स हैं या आपके पास वेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे या वेक्टर्स जो हैं वो डिपेंडेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ वेक्टर्स जो है इंडिपेंडेंट भी ना हो डिपेंडेंट भी ना हो और कुछ वेक्टर्स इंडिपेंडेंट भी हैं डिपेंडेंट भी हैं। दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नो थर्ड ऑप्शन, दिस इज नो थर्ड वे। तो लिहाजा या वेक्टर्स आपके पास इंडिपेंडेंट होंगे या वेक्टर्स डिपेंडेंट, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपने देखा रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ऐसे नहीं थी। ऐसा एक सेट मैंने दिखाया जो रिफ्लेक्सिव भी नहीं था और इररिफ्लेक्सिव, और ऐसा एक सेट दिखाया मैंने आपको सबसेट जो सिमेट्रिक भी नहीं है और एसिमेट्रिक भी नहीं है, बल्कि यहाँ तो एक तीसरा रास्ता भी है, एंटीसिमेट्रिक। जी 7 नंबर पे एक तीसरा भी है, एंटीसिमेट्रिक। लो जी, ये थोड़ा सा एम्फसाइज कर रहा है कॉन्सेप्ट को कि इफ ए बी, चलो ऐसे नहीं मैं करता, वो भी ऐसे भी कह सकते हैं, इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए देन ए इज इक्वल टू बी। ये देखिए ये कंपाउंड इफ है, इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड और कंपोजिट इफ, ठीक है। यानी कि अगर ये दोनों बातें होंगी तो फिर यही एक ही रास्ता है। अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है, मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर रिलेशन है आपका लेस देन, तो आप ये कहें कि मेरा जो ए लेस देन बी भी है एंड बी लेस देन ए भी है, तो मुझे बताइए कोई भी दो नंबर्स लेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि ए लेस देन बी भी हो, बी लेस देन ए भी हो। लिहाजा ये प्रॉपर्टी कहती है कि ए इज इक्वल टू बी ही होगा, क्योंकि देखिए रियल एनालिसिस में आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक है लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी कहता है कि जब आप दो रियल नंबर्स लेते हैं तो या भाई एक दूसरे से बड़ा है या उससे छोटा है या दोनों आपस में बराबर है। तो आपने कह दिया ए बी से छोटा भी है, ए बी ए से छोटा है, ए बी से छोटा है। दिस इज़ नॉट द केस, दिस इज़ फॉल्स इन फैक्ट, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि तीसरा रास्ता ही बचा है कि ए इज इक्वल टू बी ही है, राइट। तो ये जो लेस देन वाला रिलेशन है ये एंटीसिमेट्रिक है। ये क्या है, एंटीसिमेट्रिक है, क्योंकि अगर इफ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन ए देन यू हैव ओनली वन चॉइस। इस तरह से लेसर इक्वल टू का रिलेशन, लेसर इक्वल टू का रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है और ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है, लेस देन का, ग्रेटर देन का। और इसके अलावा डिवीजन का रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है। आप देखिए अगर ए डिवाइड बी है एंड बी डिवाइड ए है तो फिर एक ही रास्ता बनता है कि ए इज इक्वल टू बी है। अब कोई भी दो नंबर्स ले लीजिए, अगर 2 4 को डिवाइड करता है तो 4 जो है वो 2 को डिवाइड, देन 4 डज नॉट डिवाइड 2।
तो इसका मतलब ये अगर कोई नंबर ऐसे हैं, ए बी नंबर लेते हैं, एक्स वाई या पी क्यू नंबर लेते हैं और कहते हैं कि पी डिवाइड क्यू एंड क्यू डिवाइड पी, तो इसका मतलब है कि ऐसा तो नहीं हो सकता नंबर्स में। सो पी इज इक्वल टू क्यू, राइट, ये एंटीसिमेट्रिक है। अब आइए, इसका मतलब ये कंपाउंड इफ है। जब ए बी हो, ए रिलेटेड टू बी हो और बी रिलेटेड टू ए हो, तो तब आपने चेक करना है जनाब ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है। अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन जो है एंटीसिमेट्रिक है, 1 1 उसका उलट 1 1 एंड 1 इज इक्वल टू, यस। लेकिन अगर किसी में 1 1 है और फिर 2 1 आ जाता है, 1 1 है, 1 2 है और 2 1 भी आ जाता है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू, ज़्यादा ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। तो चेक वहाँ आपने करना है जहाँ पे ये कंपाउंड इफ हो। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल, बड़ी आसान सी, कि अगर इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो तभी आप देन चेक करेंगे ना। जब इफ़ कंडीशन जो है वही आपके पास अवेलेबल नहीं है तो देन को कैसे चेक करेंगे। अब अगर मुझे कोई यहाँ बंदा आके कहे जी मैं गॉड हूँ, मैं अल्लाह हूँ, तो इफ़ करके अज्यूम करते हैं कि इफ़ ही इज़ अल्लाह, तो मुझे चेक करना होगा मैं अल्लाह के जो करैक्टरिस्टिक हैं कि अल्लाह गफूर रहीम है, ठीक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह जो है, अल्लाह के अंदर जितनी भी जो करैक्टरिस्टिक कुरान ने डिफ़ाइन किए मैं उन्हें चेक करूँगा। लिहाजा अब ये मैथमेटिकल आइडिया, ये मैथमेटिक्स का आइडिया है, ये जो आइडिया है अल्लाह को मानना, ये मैथमेटिक्स का आइडिया। देखिए अगर तो कोई मुझे कहेगा कि मैं गॉड हूँ तो मैं उसे चेक करूँगा, क्योंकि अगर इफ़ कंडीशन है तो देन फिर हम चेक करेंगे। लेकिन अगर इफ़ नहीं है तो ये ट्रिवली ट्रू है, फिर आप कैसे चेक करेंगे। इसका तो अगर गॉड नहीं है तो गॉड है, इसका तो जो नहीं है वो है। ये छोटी सी, खैर इसके ऊपर सोचिएगा, ये मतलब बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको कोई कह देता है कि मैं अल्लाह हूँ, मैं खुदा हूँ, तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चूँकि ये इफ़ बन जाएगा तो फिर हमें अजम्पशन में इफ़ बन गया तो तब हमें चेक करना पड़ेगा। इसलिए अगर इफ़ नहीं है, लिहाजा हर वो पेयर, मतलब 1 2 है, अब 2 1 है ही नहीं, तो 1 2 को छोड़ दीजिए। मैं एक छोटा सा सेट लेता हूँ, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ थोड़ा सा प्लीज़ तवज्जो से सुनिए। एक रिलेशन मेरे पास है 1 2 1 3। आप बताइए क्या ये रिलेशन जो है एंटीसिमेट्रिक है। अब 1 2 हमने कहा था अगर ए बी हो और बी हो तो तब हम चेक करेंगे ए इक्वल टू बी है। अब 1 2 2 1 चुके है ही नहीं, लिहाजा इसको हम छोड़ दें। कम टू नेक्स्ट 1 3। अगर 3 1 होता तो हम चेक करते क्या 1 इज इक्वल टू 3 है। अगर चूँकि 3 1 है ही नहीं है तो इसको भी छोड़ आगे चलिए। लिहाजा इफ़ कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही, लिहाजा ये ट्रिवली ट्रू है। तो मेरा जो फिलॉसफी है, जो नहीं है वो है, इसका अंदर जब इसके अंदर इफ़ नहीं है तो ये ट्रिवली जो है ये एंटीसिमेट्रिक है। क्योंकि एंटीसिमेट्रिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, लूप हो सकती है। जैसा दूसरा देखिए 1 1 1 2 1 3 2 3। Look at this. Yes, it is antisymmetric. 1 1 और इसका उलट 1 1 and 1 is equal to 1. Yes, it is. 1 2। अब 2 1 है ही नहीं, 2 1 होता तो मैं देखता क्या 1 is equal to है। लिहाजा हमें इसको छोड़ दीजिए, कंपाउंड इफ बना ही नहीं आपका। 1 3 और अगर 3 1 होता तो मैं चेक करता 1 is equal to 3 है। इसको छोड़ दीजिए। 2 3 3 2 नहीं है, लिहाजा मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है कि क्या 2 is equal to 3 है, तो इसको भी छोड़ दीजिएगा। यस, इट इज एंटीसिमेट्रिक। हाउएवर अगर मेरे पास रिलेशन ये होता 1 2 2 1 and 3 3, तब 1 2 and 2 1 दोनों हैं तो क्या 1 is equal to है। सिंस 1 is not equal to, so this is
नॉट एंटीसिमेट्रिक, ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिकल नहीं है। इसका मतलब एंटीसिमेट्रिक में सिर्फ लूप की इजाज़त है, ठीक है। अगर नंबर सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं 1 2 है तो फिर 2 1 उसमें नहीं होगा, राइट। तो अगर मैं देखूं तो मेरा ग्राफ इस किस्म का बनेगा, ये हो सकता है, ठीक है, और फिर इधर से इधर को गया, इधर से इधर को गया, ठीक है, ये भी हो सकता है जी, और 1 और 2 और ये मेरा 3 आ गया, राइट। 1 से 2 है, 2 1 नहीं है तो 1 इज इक्वल टू, 2 से 3 है तो 3 1 नहीं है, और यहाँ से ये भी हो सकता है जनाब 3 to 1, 1 से 3 नहीं है, ठीक है, 2 लूप्स हैं, तो दिस रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक। इसका ग्राफ भी अगर बनाना चाहें तो ये हो सकता है जी, अगर 1 1 1 0 लिखा है तो फिर अब 1 से 2 है तो 2 से 1 नहीं, यहाँ लाजमी 0 आना चाहिए। 1 2 है तो 2 1 एज नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये आ सकता है, ठीक है, ये आ सकता है। अब 2 3 आपने लिख दिया है ना, तो अब 3 2 में नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ बेशक 0 लगा दें, और ये 3 2 यहाँ 1 नहीं, यहाँ 0, और यहाँ भी 0 लगा दें, चलो यस, अभी एंटीसिमेट्रिक है। चेक कर लें कि 1 1 हमने कहा इसकी इजाज़त है, 1 2 है 2 1 नहीं, 2 3 है 3 2 नहीं, यस इट इज एंटीसिमेट्रिक। ओके, चलिए आगे चलते हैं, एंटीसिमेट्रिक हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइडिया इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है? Transitive B compound if A related to B and B related to C, then A related to C. Transitive, अगर A B से related है और B C से related है तो फिर A related to C होना चाहिए। ये बड़ा सिंपल है, इसमें देखिए लेस देन, अगर A लेस देन B है और B लेस देन C है, then of course A लेस देन C है। इसका ग्रेटर देन, ये भी ट्रांजिटिव है। डिवीजन, अगर A डिवाइड B है एंड B डिवाइड C है तो दिस सिंपलाई A डिवाइड C, ये बड़ी ट्रिवियल है। डिवीजन का रिलेशन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन का, लेस देन का, ग्रेटर देन इक्वल, लेसर इक्वल, डिवीजन, ये सारे के सारे इक्वालिटी। इफ A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, देन A इज इक्वल टू C। आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि 1 1 का फिर उलट 1 1 ही है और 1 इज इक्वल टू 1, तो लिहाजा ये जो है आइडेंटिटी जो है वो ट्रांजिटिव है, राइट। आइडेंटिटी जो है वो एंटीसिमेट्रिक भी है, और आइडेंटिटी जो है वो देखिए वेरी ब्यूटीफुल, आपके पास एक रिलेशन आ गया। आइडेंटिटी जो है वो एंटीसिमेट्रिक भी है और आइडेंटिटी जो है वो सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तो लिहाजा ये एंटीसिमेट्रिक, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, ये तीनों डेफिनेशन से चले जाएंगे, एक से दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ओके, ट्रांजिटिव। तो अगेन मेरी जो फिलॉसफी है, जो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये कंपाउंड इफ है, अगर ए बी है और बी से चलने वाला आपके पास है ही नहीं, तो हमें ए सी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ये देखिए 1 2 और 1 2 1 3, अगर मैं ये वाला रिलेशन ले लेता हूँ 1 2 1 3, तो भाई आप मुझे बताइए क्या ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है? यस, इट इज़ ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि 1 2 अब हमें देखिए ए बी और फिर बी से चलने वाला बी सी, चूँकि बी सी है ही नहीं, 1 से 2 2 से चलने वाला है ही कोई नहीं, लिहाजा हम इसको छोड़ देंगे। फिर 1 3 3 से चलने वाला हमारे पास कोई नहीं है, लिहाजा आपका इफ़ कंडीशन ही पूरी नहीं होती, तो इसका मतलब है ये ट्रू है, दिस इज ट्रिवियली ट्रू, राइट। ओके, सिमिलरली आप देखिए अगर रिलेशन ये 1 2 2 3 और 1 1 फिर और 3 1, look at this 1 2 2 3, तो 1 3 होना चाहिए था, 1 3 मौजूद नहीं है, लिहाजा ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, लेट्स से 1 3 होता, ये 1 3 होता, अब 1 3 आ गया,
लेट्स से 1 3 आ गया, 1 2 2 3 देन 1 3, फिर 1 2 2 से चलने वाला और कोई नहीं है, अब 1 2 का खाता कंप्लीट हो, फिर 2 3 3 से चलने वाला कोई नहीं है, इसका खाता कंप्लीट हो गया, 1 1। अच्छा, ये जो आइडेंटिटी का जो एलिमेंट होता है ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, आइडेंटिटी का मेंबर है भाई। देखिए 1 1 1 से चलने वाला, 1 3 देन 1 3 ये खुद ही है, फिर 1 1 1 से 1 2 1 2 ये खुद ही है। अब यहाँ देखिए 1 3 और 3 से चलने वाला कोई नहीं है, लिहाजा अब ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव है। ओके, और अगर रिलेशन ये होता 1 2 2 3 3 1, आप बताइए 1 2 2 3 और फिर 1 3 वो मौजूद नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, इसका मतलब ट्रांजिटिव में अगर ए से बी पहुंच सकते हैं, ए से बी और बी से सी जा सकते हैं, फिर ए से सी भी होना चाहिए। अच्छा, ये आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा स्पीड से ये कंप्लीट करने लगा हूँ। बाकी दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन ये है, इसमें 3 बातें हों, रिफ्लेक्सिव हो, सेकेंडली सिमेट्रिक हो, और थर्डली ये ट्रांजिटिव हो। वैसे एग्जांपल खुद बनाइए। एक तो एग्जांपल है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी जो रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी सिमेट्रिक भी है, आइडेंटिटी क्या है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है, जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, जो भी रिलेशन इक्विवेलेंस होगा और जिस सेट के ऊपर वो डिफाइन करेगा, ये उस सेट की पार्टीशन कर देगा। पार्टीशन क्या है, उसकी ऐसी सब क्लासेस बनाएगा जिनकी यूनियन तो वही सेट आ जाएगा, और उसकी किसी भी दो क्लासेस के दरमियान इंटरसेक्शन जो एम्प्टी होगा। फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी जो है, आप कहते हैं 1 1 1 2 2 और 3 3। लुक एट दिस, क्या है, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी रिलेशन है, राइट। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। लिहाजा ये एक रिलेशन आपके पास मौजूद है, आइडेंटिटी रिलेशन। किसके ऊपर ये रिलेशन डिफाइन किया था, ये 1 2 3 के ऊपर डिफाइन किया था, 1 2 3 के ऊपर। इसका मतलब है आप इस सेट की पार्टीशन कर सकते हैं। इसको यूँ लिख सकते हैं, 1 यूनियन 2 यूनियन 3, यानी कि 3 अगर ये क्लासेस बना दें 1 2 3, तो आप देखिए इन तीनों के दरमियान इंटरसेक्शन जो है वो 5 है, इनकी यूनियन जो है 1 2 3 आ जाता है। लिहाजा अगर किसी सेट के ऊपर एक रिलेशन आप ऐसा ढूंढ लेते हैं, एक भी रिलेशन आप ऐसा ढूंढ लेते हैं जो उस सेट के ऊपर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो याद रखिए फिर आप उस सेट की हमेशा पार्टीशन बना सकते हैं, उसकी सब क्लासेस बना सकते हैं इस तरह से कि उनकी यूनियन जो है वो एंटायर सेट आ जाता है, और उनकी वो जो सब क्लासेस है उनके दरमियान इंटरसेक्शन जो है वो नहीं होता, एम्प्टी होता है। तो ये फ़ायदा है हमारा। जैसे नंबर थ्योरी में कांग्रेस रिलेशन जो है, आप ये कांग्रेस रिलेशन किसके ऊपर डिफाइन करते हैं, इंटीजर्स के ऊपर, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, इंटीजर्स के ऊपर जब कांग्रेस रिलेशन जो डिविजिबिलिटी है उसको डिफाइन करते हैं, तो आप सेट ऑफ इंटीजर्स की पार्टीशन कर लेते हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि जनाब सेट ऑफ इंटीजर्स जो है उसकी 100 ऐसी क्लासेस बनाइए कि जिनकी एंटायर यूनियन जो है वो आपकी सेट ऑफ इंटीजर ही आ जाए, और हर दो क्लासेस के दरमियान इंटरसेक्शन जो है वो क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। तो आप सिंपली उनके ऊपर कांग्रेस रिलेशन बनाइए, 100 मॉड्यूले के अंदर क्लासेस बनाइए, रेजिडुअल क्लासेस 0 से लेके 99, ऐसी वो तमाम एक क्लास सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर विच लीव रिमाइंडर 0, एक क्लास होगी। सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स विच लीव रिमाइंडर 1, दूसरी क्लास, एंड सो ऑन। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विच लीव रिमाइंडर 99 व्हेन डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 100 ही रेजिड्यू आते हैं 0 से लेके 99। तो वो सारी की सारी जो क्लासेस हैं जब उसको देखेंगे आप, तो वो सारी की सारी जो है आपस में डिसजॉइंट होंगी, और उनकी यूनियन ऑफ कोर्स जो है वो सेट ऑफ इंटीजर आ जाएगा, और वो इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि वो ए डिवाइड ए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी है,
सिमेट्रिक भी है। अगर m डिवाइड a माइनस a, क्योंकि m डिवाइड ज़ीरो, m तो नॉट ज़ीरो है, वो आपका डिवाइज़र है, नॉन ज़ीरो है, और वो ज़ीरो का डिवाइड करता है, तो ज़ीरो की जगह आप a माइनस a लिखिए, तो ये कांग्रेस टू a हो गया m के लिहाज से। अब अगर m डिवाइड करता है a माइनस b को, तो माइनस टाइम से भी m b माइनस a को भी डिवाइड करेगा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इस तरह से अगर m a माइनस b को डिवाइड करेगा और m b माइनस c को डिवाइड करेगा, तो उनके सम को भी डिवाइड करेगा, तो m a माइनस c को लिहाजा a और c जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। लुक एट दिस, ये जो रिलेशन है, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन जो है सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, लिहाजा ये उस सेट की क्या कर देता है, पार्टीशन कर देता है, राइट। ओके, ये में क्लियर हो गया, इसकी एग्जांपल क्लियर है। अब आइए जी, इसके बाद हमने कौन सा रिलेशन बनाया था, थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्पीड स्लो कर देंगे। ये वो बातें हैं जो पार्शली हमें पता है और हम जस्ट रिवाइज करना चाह रहे हैं। ओके, इसको वो सेट, ऐसा सेट जिसके ऊपर पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन हो, PO स्टैंड फॉर पार्शियल ऑर्डरिंग। तो पार्शियल ऑर्डरिंग क्या है, व्हाट इज पार्शियल ऑर्डरिंग? पार्शियल ऑर्डरिंग जो है, इसमें भी तीन बातें हैं, रिफ्लेक्सिव हो, सेकेंडली एंटीसिमेट्रिक हो, और थर्डली क्या हो, ट्रांजिटिव। इसको फर्दर जब हम सेट थ्योरी के ऊपर फर्दर बात करेंगे तो हम बताएंगे कि जो पार्शली ऑर्डर्ड सेट्स हैं उनका क्या फ़ायदा है, किस तरह से उनका फ़ायदा उठाते हुए आप सेट थ्योरी के अंदर डिफरेंट किस्म के डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो ये पार्शियल ऑर्डरिंग में रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव, राइट। आप देखिए जो आपका एजेंटी रिलेशन है वो पार्शियल ऑर्डरिंग भी है, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो एंटीसिमेट्रिक भी है, वो ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने बनाई, एक एग्जांपल आप बनाइए। द लास्ट वन इज द फुल रिलेशन। ये तो नाम से क्लियर है, तो ये एक राज ए, इसी को अगर मैं रिलेशन मानूँ होने, एक राज ए अगर मैं रिलेशन आर जो है वो एक राज ए ही ले लूँ, क्योंकि ये भी तो सबसेट ऑफ एक राज ए है ना, तो फिर इसको हम कहेंगे फुल रिलेशन है। और इसी के साथ टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं आज का लेक्चर कंप्लीट करता हूँ, कल हम इससे आगे चलेंगे, ठीक है। और कीप वाचिंग, आप इसको बार बार देखिए, डेफिनेशन को समझिए, और फिर भी अगर आपको कोई मसला है, ख़ास तौर पे मैं अपने इवनिंग के स्टूडेंट से कह रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग थोड़ी मेहनत कीजिए, राइट। मुझे पता है कि मॉर्निंग के बच्चे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी, और मुझे पता है कि आप भी वैसे ही हैं और आप भी उनके साथ उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। तो काइंडली आप भी ज़रा इसको बार बार देखिए और समझिए, और अगर कोई एक छोटे से छोटा भी आपके जहन में सवाल है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं उसकी रिप्लाई आपको करूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।